Assalamu alaikum students. My name is एहतिशाम खान and I'm your computer teacher. तो बेटा जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या आती है। ब्लॉकचेन आपके पास बेसिकली बिटकॉइन के लिए बनाया गया था। ये स्पेशल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है आपको इंफॉर्मेशन सेफ और सिक्योर रखने में। आपको मैंने प्रीवियस टॉपिक जिसने सुना होगा उसको पता होगा कि बेसिकली इसको हमने रखा ही इसलिए ताकि हमारे पास ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट ही यही है, ताकि हमारा जो डाटा है जब वो राइट किया जाए एक नोटबुक के ऊपर तो उसमें जितने भी ग्रुप में लोग हैं वो जितनी भी चेंजेस हैं वो सारी की सारी क्या कर सकें, देख सकें, या जो भी चीज़ ऐड की जा रही है वो सारी चेंज पता लग सके। और इसमें कुछ भी आप रिमूव नहीं कर सकते, ये डाटा सारा का सारा वहाँ पे पड़ा होगा। अब इसके बाद हमारे पास ट्रैकिंग द ओरिजिन ऑफ प्रोजेक्ट रहता है। बेसिकली आप इसके थ्रू कैसे ट्रैक करते हैं प्रोडक्ट जो होती है आपके पास, तो इसमें होता क्या है बेसिकली। देखें, आप सपोज करें मैं यही मार्कर की बात लेता हूं कि आपने एक बोर्ड मार्कर बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसके लिए वो तमाम रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे जो जो आपको चाहिए होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के बाद अब क्या होगा, अब आपके पास चले जाएंगे आप मैन्युफैक्चरर के पास। अच्छा मेरी बात सुने, जो आप सप्लायर के पास गए और जो जो आपने रॉ मटेरियल लिया, आप ये नहीं होता कि वहां पे जो नोटबुक के ऊपर या जो वो उस नेटवर्क के ऊपर इंफॉर्मेशन रखी जा रही है वो बस ऐसे ही या कुछ भी उठा दो, नहीं, उसके लिए वेरीफायर बैठे होते हैं। वो वेरीफाई करते हैं कि जी जी ये जो डाटा हमारे पास आया है क्या ये पीछे हो भी रही है ये एक्टिविटीज या नहीं हो रही। तो वो सारी चीज़ों को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद वो उसको अपलोड कर देते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर या वो उस नोटबुक के ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद ये जाया जाता है, ये रॉ मटेरियल जाता है मैन्युफैक्चरर के पास, और मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसको उस प्रोडक्ट की शेप देता है, रॉ शेप देता है। अब ये प्रॉपर डिजाइन नहीं हुई, सपोज करें ये मार्कर है तो इसका ढक्कन बनाया जाएगा, ये सारी चीजें सेपरेट बनाई जाएंगी। उसके बाद तीसरा आ जाता है फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड क्या करता है कि आप इसको प्रॉपर शेप देता है, अगर कुछ लिखना है तो वो लिखेगा, इसमें ब्लू कलर की इंक्स को सेट करेगा, कैप उसको सेट करेगा, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉल्व करेगा। फैब्रिकेटर के बाद ये आ जाता है इंटरमीडिएरी के पास। ये क्या होता है अब आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये साथ साथ ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये नोटबुक के ऊपर यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर आई जा रही हैं और इसमें कुछ भी फेक नहीं आएगा, जो ओरिजिनल होगा वही चीजें सारी की सारी आएगी। उसके बाद हमारे पास ये जो होगा ये सेंट्रल बंदा होगा जो क्या करेगा, जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट को उठाएगा और लेके जाएगा किसके पास, उस यूजर के पास या वो रिटेलर के पास या उस दुकानदार के पास जिसके पास यूजर ने आना है। तो ये इंटरमीडिएट के बाद ये जाएगी रिटेलर के पास। रिटेलर अब क्या करेगा, इसको इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर देगा किसके लिए, बेचने के लिए। और उसके बाद हमारे पास एक एंड यूजर होगा जो आएगा उस प्रोडक्ट को देखेगा और उसको क्या करेगा, बाय करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट की बात कर रहा है कि सप्लायर से लेके जब तक इसको यूजर बाय नहीं कर रहा या यूजर तक नहीं पहुंच रही, ये एक एक चीज ब्लॉकचेन में अगर आप उसके थ्रू करते हैं तो ये ट्रैक होगी। ठीक है, उसके बाद अब हम चलें, क्योंकि ये तो हमारे पास एक छोटा सा प्रोडक्ट के लिए था, को बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी अगर हम कुछ चीजें स्किप भी कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन फाइनेंशियल सर्विसेज की, देखिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जरूरी होगा कि चीजें क्या रखी जाएं, सिक्योर रखी जाएं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं एक यूजर है, उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, आईडी कार्ड, जैसे आप सीएनआईसी बोलते हैं, तो वो किसके पास जाएगा, वो नादरा ऑफिस के पास जाएगा, तो वो आइडेंटिफायर इशू के पास जाएगा। और आइडेंटिफायर इशू क्या करेगा, उस कार्ड को जब बनाएगा तो यहाँ पे एक बंदा बैठा होगा जो आइडेंटिफायर वेरीफायर हो गया। ऐसे ही जैसे सप्लायर था तो उसने देखा कि ये प्रोडक्ट लिया तो उसने वो तमाम प्रोडक्ट को वेरीफाई किया फिर अपलोड किया। तो यही काम आइडेंटिफायर सप्लायर करेगा, वेरीफायर करेगा। और इसको लुक आफ्टर करने के लिए सिर्फ आइडेंटिफायर वेरीफायर नहीं होता, कौन होता है, ब्लॉकचेन भी बैठी होती है। ब्लॉकचेन भी इसको देख रही होती है कि भाई जो यूजर को प्रोडक्ट मिली है क्या वो वाली वही है जो हमने, जो इसको डिमांड की गई थी या जो इसने डिमांड की थी वो बनाने के लिए। और उसके बाद ये एक आइडेंटिटी हब होता है, इसमें क्या आता है, ऐसे ही है। अगर मैं हब की बात करूं तो जिसमें हमारे पास मल्टीपल चीजें पड़ी होती हैं, मल्टीपल चीजें उसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो आप चाहें तो आइडेंटिटी हब में आप अपने डाटा को रखवा भी सकते हैं। ठीक है बेटा,
अब उसके बाद हमारे पास डाटा सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि वो क्या आ सकती है, ऐसी है जैसे आपने किसी को क्या करना है, वो खत भेजना है, जैसे लाहौर से इस्लामाबाद भेजना है या पेशावर भेजना है आपने, तो आप सील करेंगे पहले लेटर को, तो ये इंक्रिप्शन होती है। असल में अगर मैं इंक्रिप्टेड वर्ड को यूज करूँ तो इसका मतलब होता है कि ये वो लेटर्स होते हैं जो जब ये डाटा ट्रैवल कर रहा होगा तो कोई और नहीं पढ़ सकेगा। अगर मैं और बात कर दूं तो साइफर टेक्स्ट कंसीडर कर लें, ठीक है। अब उसके बाद साइनिंग द लेटर, अब उसमें क्या होगा, उस लेटर के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर का मतलब है जो यूजर जहां से जा रहा है। लेकिन जब भी डाटा ट्रैवल करता है तो उसमें तीन चीजें होती हैं, यूजर का एड्रेस यानी कि सेंडर का, रिसीवर का, ठीक है, और उसके बाद तीसरा चीज आपके पास डाटा होती है यानी कि वो खुद लेटर होता है। ये होने के बाद अब ये भेजा जाएगा ट्रस्टेड सिस्टम, जैसे ब्लॉकचेन की हम बात कर रहे हैं, ताकि इसको खोला ना जाए, इसको पढ़ा ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूजर चाहते हैं कि जो मेरा मैसेज है, सपोज करें आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं तो यूजर यही चाहते हैं कि मेरा मैसेज अगला बंदा ही पढ़े, बीच में से कोई और ना पढ़े, वरना आप कहते हैं कि प्राइवेसी को ब्रीच कर दिया। समझ आ गई। तो उसके बाद मल्टीपल कॉपीज ऑफ लेटर भी आप बना लेते हैं, ताकि जो वहां पे डाटा पहुंचे ये ना हो कि वो चेंज हो जाए, हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि जो डाटा गया है वो क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी था, ठीक है बेटा। इस टॉपिक को बेसिकली ये हमारे लिए टॉपिक इसलिए आसान हो गया क्योंकि जो हमारा पिछला टॉपिक था उसको हमने डिटेल में पढ़ा। तो अगर किसको ये टॉपिक देख रहा है तो इससे पहले जो इससे पहला टॉपिक है वो जरूर से आगे देखे, उसके लिए ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारा 6 चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, जिसमें हमारे पास है फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस। तो इसमें जो हमारा मेजर है थोड़ा सा वो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी इन क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ हमारी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इवॉल्व हुई हैं, तो इसमें हमारे पास दो हैं। एक आज जो बुक में है वो हम देखेंगे एज कंप्यूटिंग है, और दूसरी है सर्वरलेस आर्किटेक्चर। बेटा 2-3 मिनट की 4 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। इसमें आपको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि बेसिकली जब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग आया तो उसके साथ और बहुत सारी सर्विसेज और भी आई। जैसे अगर मैं बात करूं जीरो ट्रस्टेड सिक्योरिटी था, इसमें हमारे पास क्या आता है कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि उसके आप यूज़र नहीं होते लेकिन आपको बार बार लॉगिन करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप यूज़र होते हैं फिर भी आपको बार बार लॉगिन करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बैंक एप्लीकेशंस हैं, इवन कि आपका अकाउंट उस बैंक में होता है, लेकिन एक टाइम आता है कि आपका वो जो लॉगिन है वो एक्सपायर हो जाता है और आपको अगेन उस बैंक की एप्लीकेशन में जाने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सब बोलते हैं जीरो ट्रस्टेड सिक्योरिटी, या आप बोल सकते हैं लेवल्स हैं। तो इसमें हमारे पास इसी तरह एक एज कंप्यूटिंग है। अब सपोज करें कि आपने क्या करना है बच्चे, आपने एक इंफॉर्मेशन भेजी है यहां से, या आपने काम करवाना है यहां से और वो बहुत दूर है काम, तो इसका मतलब यह है कि इसके लिए पहले ये डाटा यहां से इधर जाएगा, अपना काम परफॉर्म करवाएगा, फिर आएगा। सपोज करें उसके लिए 1 मिनट लग रहा है या 2 मिनट लग रहे हैं या 3 मिनट लग रहे हैं, तो कहता है कि ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोज करें आप कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें आपको फौरन ही रिस्पॉन्स चाहिए, तो इसमें आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहता है इसके बचने के लिए हम बात करते हैं एज कंप्यूटिंग। अगर मैं बात करूं तो कोई भी काम बिल्कुल जब एंड होने लगता है या उसकी आउटपुट चाहिए तो वो एज पे पड़ा होता है और आपको उसका क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। सपोज करें वो कहता है, देखें प्रोसेसिंग पावर क्लोजर टू डाटा सोर्स, कहता है ये आपके डाटा सोर्स के बिल्कुल क्लोज होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर हो जाए और जब तक रिस्पॉन्स मिले तब तक कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए जो नहीं होनी चाहिए थी। इसके आगे जाके आपको एग्जांपल देता हूं, रिड्यूसिंग लेटेंसी एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी। अच्छा, एज नेटवर्क नियर टू डाटा सोर्स, जो आपका सोर्स डाटा होगा ये बिल्कुल उसके क्या होगी, करीब होगी। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक सेल्फ ड्राइविंग कार है। अब देखें सेल्फ ड्राइविंग कार जब चल रही है तो आगे इशारा आ गया कोई, या कोई चीज ऐसी आ गई है कि अब उस गाड़ी को रुकना है, तो अगर वो गाड़ी सबसे पहले उसका सेंसर डिटेक्ट करे, फिर उसको किसी सर्वर में भेजे, फिर वहां से रिस्पॉन्स आए, तो तब तक क्या पता एक्सीडेंट हो जाए। तो क्यों नहीं, उन्होंने क्या किया कि उसी कंप्यूटर को उसी डिवाइस के बीच में एडजस्ट कर दिया ताकि रिस्पॉन्स जो है वो क्विकली हो जाए। अगर आप देखें क्लोजर टू डाटा सोर्स, रिड्यूसिंग लेटेंसी, बात समझ आ गई। तो इससे क्या आ जाएगा, इसको हम बेसिकली बोलते हैं हमारे पास एज टेक्नोलॉजी। इससे जो हमारा डाटा है, जो हमारा काम है वो इमीडिएटली हो जाता है एज कंपेयर टू के क्या आ जाए उसमें,
टाइम आ जाए या लेटेंसी आ जाए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सर्वरलेस आर्किटेक्चर। अच्छा बेटा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें सर्वर नहीं होगा। हाँ, सर्वर नहीं होगा, लेकिन जब आप यूज कर रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं, तो वहां पे नहीं होगा ऑब्वियस, कहीं ना कहीं तो ये सर्वर पड़ा ही होगा। तो कहता है ये अलाउ करता है डेवलपर्स को टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग सर्वर। बात समझ आ गई? सर्वर होगा, मैनेज ये नहीं करेंगे, मैनेज कोई और कर रहा होगा, मैनेज यूजर नहीं करेगा। इनहैंसिंग स्केलेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियस बात है, इससे क्या होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अमेज़न के एक सर्वर है लैम्डा की, तो वहां पे क्या है, सर्वरलेस वो है, कंप्यूटिंग सर्विसेज है। अब इसमें ऑब्वियसली आपको पे तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें होता क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें यही है कि आपको सर्वर मैनेज नहीं करने पड़ते, ये कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा नहीं होता। इसकी वजह ये है कि क्योंकि सर्वर कहीं और मैनेज हो रहा था, तो आपने सिर्फ इसको क्या करना होता, आपने सिर्फ इसको यूज करना होता, मैनेज कोई और कर रहा होता है। अगर आपकी अपनी कंपनी है तो फिर ऑब्वियसली बात है ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो भी सकता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी दो डेफिनेशन थी हमारे पास, इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। थैंक यू।